हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोलोरेक्टल कैंसर की। तो देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर ये हमको पता चला कि कोलॉन में होगा और रेक्टम में, ठीक है। तो कोलॉन चाहे असेंडिंग कोलॉन हो या ट्रांसवर्स कोलॉन हो या डिसेंडिंग कोलॉन हो या सिग्मॉइड कोलॉन या रेक्टम, तो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कहाँ ज़्यादा है अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। और इसके एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये मोस्टली 50 ईयर से ज़्यादा के जो पेशेंट होते हैं, मीन्स 50 ईयर से ज़्यादा के जो लोग होते हैं, उसमें चांस होता है, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कैंसर हमको सबसे ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा के लोगों में देखने को मिलता है। और उसमें भी क्या है कि ये 25% ऑफ द फैमिली हिस्ट्री वालों में देखने को मिलता है। तो 25% ऑफ द फैमिली हिस्ट्री वालों में हमको कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलेगा। और रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, रिस्क फैक्टर इसके क्या है, एडिनोमेटस एंड सीरेटेड पॉलिप्स। तो एडिनोमेटस पॉलिप या सीरेटेड पॉलिप इसका रिस्क फैक्टर है। इसी तरीके से फेमिलियल कैंसर, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री अगर ऐसी कैंसर की, जैसे हम शुरू में बताया कि 25% ऐसा चांसेस होता है। या आईबीडी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसमें भी चांसेस रहता है कैंसर का, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर, टोबैको यूज है, या डाइट ऑफ प्रोसेस्ड मीट विद लो फाइबर। तो लो फाइबर वाली मीट और जबकि वो प्रोसेस्ड की जाए, ठीक है, तो ये भी कोलोरेक्टल कैंसर कॉज करने का बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिस्क फैक्टर्स। अब उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए, प्रेजेंटेशन यहाँ बताया गया मोस्ट कॉमनली हमको रेक्टोसिग्मॉइड में देखने को मिलता है, उसमें भी सिग्मॉइड कॉलम में मोस्टली, ठीक है। तो ये कि मोस्टली रेक्टोसिग्मॉइड में देखने को मिलता है, फिर असेंडिंग में उससे कम और डिसेंडिंग में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मोस्टली हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, रेक्टोसिग्मॉइड में, सिग्मॉइड कॉलम में या रेक्टम में, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे कम यहाँ असेंडिंग कॉलम में देखने को मिलता है, और उससे कम हमको यानी सबसे कम यहाँ डिसेंडिंग कॉलम में देखने को मिलता है, ठीक। और ये ट्रांसवर्स कॉलम वगैरह में बहुत कम होता है, ठीक, ना के बराबर। तो ये इसके प्रेजेंटेशन हो गए, मतलब कहाँ ज़्यादा कॉमन होगा। और उसके बाद फिर सिम्टम की बात करते हैं तो देखिए, बताया गया कि मोस्ट आर एसिम्टोमेटिक। तो मोस्टली कोलोरेक्टल कैंसर जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ में सिम्टम आता है। तो राइट साइड में अलग सिम्टम आएगा और लेफ्ट साइड में हमको अलग सिम्टम देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है तो हम बता देंगे अभी। तो देखिए, राइट साइड में हमारा असेंडिंग कोलन होता है और लेफ्ट साइड में हमारा डिसेंडिंग कोलन होता है, और यहाँ सिग्मॉइड कोलन होता है। तो देखिए, ये वाला रेक्टम के ज़्यादा पास है, इस वजह से अगर यहाँ ब्लीडिंग हो गई तो ये आसानी से हमको फीकल मैटर में देखने को मिलेगा। और जबकि यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ऐसी होती है, और यहाँ से यहाँ तक आते आते ये ब्लीडिंग पता ही नहीं चलती है, इसी वजह से इसमें हमको अकल्ट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो वही देखिए, बताया गया कि राइट साइड में चाहे वो सीकल हो या असेंडिंग कॉलम में हो, ठीक है, चाहे यहाँ सीकम में हो चाहे असेंडिंग कॉलम में हो, एसोसिएटेड विद अकल्ट ब्लीडिंग। तो देखिए, इसमें अकल्ट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। जबकि लेफ्ट साइड में देखिए, रेक्टोसिग्मॉइड में यहाँ पे इसमें एसोसिएटेड विद हिमेटोसीजिया, ठीक है। तो इसमें हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, यानी ब्लड हमको आसानी से दिख जाएगा स्टूल में। एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। जबकि राइट साइड में हमको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यानी नैरोवर लूमेन। तो ल्यूमेन जो होगा ये नैरो हो जाएगा, ठीक। इस वजह से हमको लेफ्ट साइड में ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। और उसी वजह से क्या होगा, डिक्रीज स्टूल कैलिबर, स्टूल का कैलिबर क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ल्यूमेन यहाँ नैरो हो गया तो स्टूल का कैलिबर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए, अब असेंडिंग में अलग से बताया गया क्या क्या है। तो देखिए, एक्सोफेटिक मास हमको देखने को मिलेगा अगर असेंडिंग कॉलम में परेशानी है, असेंडिंग कॉलम में कैंसर है। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और वेट लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस वजह से वेट लॉस भी देखने को मिलेगा और वीकनेस वगैरह ये देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें ब्लॉकेज नहीं होगा। तो असेंडिंग में अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लॉकेज नहीं होगा। जबकि डिसेंडिंग में अगर हम बात करें, देखिए इन्फिल्ट्रेटिंग मास, इसमें इन्फिल्ट्रेटिंग मास देखने को मिलेगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जबकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं था। और कॉलिकी पेन देखने को मिलेगा और हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे बता चुके हैं पहले ही। और उसको फिर देखिए, बताया गया एक्स्ट्रा पॉइंट कि कैन प्रेजेंट विद एस बोविस बैक्टीरियमिया एंडोकार्डाइटिस और एज एन एपिसोड ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। तो देखिए, डाइवर्टिकुलाइटिस भी हमको देखने को मिल सकता है, और इसमें एस बोविस का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस एस बोविस बैक्टीरियमिया हमको देखने को मिलेगा, और एंडोकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये फीचर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। तो वही कैन प्रेजेंट विद एस बोविस यानी एस गैलोलिटिकस जिसको हम बोलते हैं, और एस गैलोलिटिकस का बैक्टीरियमिया हमको देखने को मिलेगा, एंडोकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकती है, या हो सकता है डाइवर्टिकुलाइटिस का भी एपिसोड हमको देखने को मिले। तो ये होगा इसका प्रेजेंटेशन। और हम डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए, डायग्नोसिस में हमारा क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इन मेल्स। तो मेल्स में हमको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा, और वो भी 50 साल से ज़्यादा के लोग होंगे उसमें, ठीक है। और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल रेजेस सस्पिशियन, और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो होती है ना, ये भी हाई रिस्क पे होती हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, ठीक। तो ये हमारा बता दिया गया यहाँ डायग्नोसिस में कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हम इसको बिल्कुल सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम स्क्रीनिंग वगैरह करते रहेंगे। और उसके बाद फिर देखिए, स्क्रीनिंग कैसे करना है क्या है। तो देखिए,
स्क्रीनिंग में कैसे एवरेज रिस्क, अगर एवरेज रिस्क है तो स्क्रीनिंग एट एज ऑफ 45, अगर एवरेज रिस्क है तो 45 के एज पे हम स्क्रीनिंग करेंगे। और स्क्रीनिंग किससे करेंगे तो देखिए कोलोनोस्कोपी, तो कोलोनोस्कोपी से ही यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं और बेस्ट लगभग यही होता है। और कोलोनोस्कोपी की साइज़ हमको मालूम है कि 110 से 140 सेंटीमीटर तक ये जा सकती है, ठीक है। तो इसके ज़रिए करना, ये हम 10 साल में एक बार करेंगे, ठीक है, कोलोनोस्कोपी के ज़रिए। तो इसमें पॉलिप हम देख सकते हैं, तो वही देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि कोलोनोस्कोपी में हम पॉलिप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया। तो कोलोनोस्कोपी करेंगे, और लेकिन ये 10 साल पे करना होता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, इस वजह से कोलोनोस्कोपी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 10 साल पे इसको किया जाता है। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अल्टरनेटिव इंक्लूड फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी। तो इसका कोलोनोस्कोपी का जो 10 साल पे हम करते हैं उसको अल्टरनेटिव पे हम सिग्माइडोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव तरीके से हम सिग्माइडोस्कोपी करेंगे, और सिग्माइडोस्कोपी क्या, ये 60 सेंटीमीटर तक से विजुलाइज कर सकती है, ठीक। और ये देखिए, ये जो है ये 5 साल पे किया रहता है, हर 5 साल पे किया रहता है इसके ज़रिए स्क्रीनिंग। और ये भी 5 साल पे जब ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग, तो फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हर साल करते हैं, एवरी ईयर, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो इसको चेक कर लेंगे, और ये भी अगर मुझे ये कह रहा है कि हाँ इसमें कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है तो हम चले जाएंगे कोलोनोस्कोपी पे, ठीक है। तो बेस्ट जो होगा हमारा कोलोनोस्कोपी होगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से हम इसके ज़रिए पे अल्टरनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। और अल्टरनेटिव पे हम फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी यूज़ करते हैं, जिसको हम 5 साल पे करते हैं, और ये 60 सेंटीमीटर तक विजुलाइज कर सकता है, और ये भी 5 सेंटीमीटर भी ज़्यादा होता है। इस वजह से हम नॉर्मली पर ईयर करने के लिए फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग करते हैं, और ये एवरी ईयर किया जाता है स्क्रीनिंग में, ठीक है, जिनको एवरेज रिस्क हो। और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, तो फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग भी करेंगे, और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग, फीकल डीएनए टेस्टिंग, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, और सीटी कोलोनोग्राफी ये भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब इसके स्क्रीनिंग के मेथड है, और कैसे करना है हम बता दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है पेशेंट विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हु हैज़ कोलोन कैंसर, अगर कोई ऐसा ऐसा है जिसके रिलेटिव में ना कोलोन कैंसर है, तो उसमें क्या करेंगे, स्क्रीनिंग एट एज ऑफ 40, तो देखिए यहाँ पे 40 पे ही हम स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे, जबकि एवरेज अगर रिस्क था तो 45 पे शुरू कर रहे थे, और यहाँ पे 40 पे ही शुरू कर देंगे विद कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी करेंगे, हम बताएं कि सबसे मेन यही होता है, और कोलोनोस्कोपी ही करेंगे, ठीक है, यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी होती है। और 10 ईयर पीरियड टू रिलेटिव प्रेजेंटेशन, या रिलेटिव के प्रेजेंटेशन से 10 साल पहले, मान लो रिलेटिव को ये चीज़ जो है 40 साल पे हुआ था, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर, तो अब हम क्या करेंगे, 40 साल का वेट नहीं करेंगे कि 40 साल हो जाए तब, बल्कि हम क्या करेंगे 30 साल पे ही कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गया पेशेंट विद फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो जिसको ज़्यादा चांस रहेगा उनके लिए ये है। और पेशेंट विद आईबीडी, अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है तो स्क्रीन 8 ईयर्स आफ्टर ऑनसेट, तो आईबीडी जब हुआ है उसके 8 साल बाद हम कोलोरेक्टल कैंसर को स्क्रीन करेंगे कोलोनोस्कोपी के जरिए, ठीक। तो यहाँ पे यही स्क्रीनिंग का बताया गया कि अगर एवरेज वो है तो हम 45 साल पे स्क्रीनिंग करेंगे, और वो भी कोलोनोस्कोपी से करेंगे, और कोलोनोस्कोपी फिर हर 10 साल पे करते रहेंगे, लेकिन ये लंबा होता है, तो इस वजह से हम अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी करेंगे, और सिग्माइडोस्कोपी हर 5 साल पे करते रहेंगे। और ये भी ज़्यादा अगर टाइम हो रहा है, हमको ज़्यादा लग रहा है, तो हम फीकल अकल ब्लड टेस्टिंग करेंगे, और ये हर साल करते हैं, ठीक है। और ये एवरेज रिस्क कॉलम में हुआ। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके रिलेटिव में है, ठीक है, तो रिलेटिव में है तो वहाँ पे 40 साल पे तो हमको कर ही लेना है, ठीक है, 40 साल पे करना है। और हो सकता है कि जो हमारा रिलेटिव है, जो उसको 40 साल पे अगर हुआ है, या 35 साल पे ही हुआ है, तो हम 40 साल का वेट नहीं करेंगे, बल्कि 35 साल पे अगर उसको हुआ है तो उससे 10 साल हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 10 माइनस करेंगे तो 25 साल से ही हम करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 40 के बाद ये जा रहा है तब तो हम 40 प्रीफर करेंगे, लेकिन अगर कोई है जिसको 40 पे हो रहा है तो 10 साल पहले ही उससे हम कर देंगे। मीन्स हर हाल में 40 तक हमको कर लेना है, ठीक है, चाहे हो या ना हो। अगर हो रहा है तो 10 साल पहले आएंगे, और अगर नहीं हो रहा तब भी 40 पे हम यहाँ पे कोलोनोस्कोपी करके स्क्रीनिंग कर लेंगे, अगर किसी के रिलेटिव्स में ऐसा है। और आईबीडी अगर हो रहा है तो आईबीडी होने के 8 साल बाद हम कोलोनोस्कोपी करके कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। तो इसका स्क्रीनिंग मेथड हो गया। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया एप्पल कोर लीजन सीन ऑन बेरियम एनीमा एक्सरे। तो इसमें देखिए बेरियम एनीमा एक्सरे जब हम करेंगे ना, तो बेरियम एनीमा जब हम देंगे और उसके बाद फिर जब एक्सरे करेंगे ना, तो हमको देखिए ये एप्पल कोर लीजन देखने को मिलेगा। ये देखिए ऐसा है ना, सेब की तरह, देखिए ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो एप्पल कोर लीजन यहाँ पे हमको देखने को मिला, ठीक। तो यही बताया गया कि बेरियम एनीमा जब करेंगे तो एप्पल कोर लीजन हमको देखने को मिलेगा। और CEA ट्यूमर मार्कर, ठीक है। तो देखिए CEA ट्यूमर मार्कर गुड फॉर मॉनिटरिंग रिकरेंस, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। तो ये CEA ट्यूमर जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है CEA ट्यूमर मार्कर, ये
ये रिकरेंस को मॉनिटर करने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। रिकरेंस यानी एक बार कोलोन कैंसर हो गया, अब दोबारा ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके मॉनिटर के लिए हम CEA ट्यूमर मार्कर को चेक करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग में नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये CEA जो होता है ये बढ़ा रहता है, कभी घटा रहता है। इस वजह से स्क्रीनिंग में हमको सबसे बेहतर हमारा जो होता है वो कोलोनोस्कोपी होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और इसमें जो है CEA को हम चेक करते हैं रिकरेंस में, क्योंकि रिकरेंस में हमको पता रहता है कि इनका जो है CEA नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है और कोलोरेक्टल कैंसर में कितना रहता है। तो इस वजह से हम इसमें जब CEA ट्यूमर मार्कर को चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोलोरेक्टल कैंसर है या नहीं है, ठीक। तो ये हमको पता चल गया। और इसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ बता दें कि इसको जब हम क्लासीफाई करते हैं ना, तो इसमें एक ड्यूक स्टेजिंग होता है, इसको हम मॉडिफाइड एस्टलर कॉलर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड एस्टलर कॉलर क्लासिफिकेशन। तो ये क्या करता है, इसके बेसिस पे हम ये जानते हैं कि ये पेशेंट कितना सर्वाइव करेगा। जैसे किसी पेशेंट को 5 साल सर्वाइव करना है तो उसके लिए ये टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए इसमें कैसे ये इसको क्लासीफाई करते हैं, ड्यूक क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए ये हमारी म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा, ये मस्कुलरिस और ये सीरोसा। तो देखिए अगर लीजन को हम बायोप्सी करेंगे ना और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में सिर्फ है तो इसको हम A ग्रेड बोलेंगे। और अगर ये देखिए ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस तक भी पहुंच गया ना, मस्कुलरिस तक सिर्फ गया, पूरा मस्कुलरिस नहीं इन्वॉल्व हुआ, तो इसको हम बोलते हैं B1। और अगर पूरा मस्कुलरिस इन्वॉल्व हो गया ना तो इसको देखिए इसको हम बोलते हैं B2। और ये देखिए C1 हम कब बोलते हैं, तो देखिए जब हमारा ये सिर्फ मस्कुलरिस इन्वॉल्व होता है, पूरा नहीं इन्वॉल्व होता, तब इसको हम C1 बोलते हैं। और C1 के लिए देखिए C1 और B1 में क्या फ़र्क है, तो देखिए इन्वेजन तो यहाँ पे सेम हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। तो वही है कि जब B1 और लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको हम C1 बोलते हैं। और जब B2 देखिए पूरा जब ये इन्वॉल्व होगा और इसके साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं C2। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। और इसके ज़रिए हम ये पता लगाते हैं, जैसे हम मान लें कि अगर कोई पेशेंट है उसको 5 साल सर्वाइवल करना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो अगर ये देखिए ड्यूक A का है ना तो यानी 90% चांस है कि वो सर्वाइवल करेगा, ठीक है, 5 साल तक। और अगर ड्यूक B1 या B2 है ना तो ये 60 से 70% चांस रहता है कि ये 5 साल सर्वाइव करे। और अगर ड्यूक C1 या C2 है तो यहाँ पे चांस रहता है कि ये 30% सर्वाइव करे 5 साल तक, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ और बताना भूल गए कि अगर ये D है, ठीक है, ABCD, तो डी में क्या होता है कि मेटास्टेसाइज हो जाता है, ठीक है। जब मेटास्टेसाइज हो जाएगा तो यहाँ पे लेस देन 30% चांस रहता है कि ये 5 साल सर्वाइव करे। तो ये हो गया हमारा ड्यूक क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हमारा एक कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने एपिडेमोलॉजी की बात की कि 50 साल से ज़्यादा में होता है या फैमिली हिस्ट्री वालों में होता है। फिर रिस्क फैक्टर की बात की कि एडमिटस पॉलिप्स, सिलेटेड पॉलिप्स या फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम या IBD, टबैको यूज, डाइट प्रोसेस्ड, ये सब हैं। और प्रेजेंटेशन की बात की तो मोस्ट कॉमन ये सिग्मॉइड कॉलोन में देखने को मिलता है। और उसके अलावा फिर देखिए ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन राइट साइड में अगर हो रहा है तो यहाँ पे सीकल और असेंडिंग कॉलोन इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें हमको आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया और वेट लॉस वगैरह देखने को मिलता है। और डिसेंडिंग कॉलोन में अगर हो रहा है तो यहाँ पे हमको हीमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, इन्फिल्ट्रेटिंग मास देखने को मिलेगा और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और डायग्नोसिस की बात करें तो आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया जो है ये हमको देखने को मिलता है 50 साल से ज़्यादा वालों में। और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जो है इनमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि कोलोरेक्टल कैंसर हो जाए। और स्क्रीनिंग की बात करें एवरेज रिस्क वालों में 45 साल पे की जाता है और कोलोनोस्कोपी की जाती है। और कोलोनोस्कोपी हर 10 साल पे की जाती है। और अल्टरनेटिव मेथड की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं हम, और ये हर 5 साल पे की जाती है। और फीकल अकल्ट ब्लड टेस्टिंग और ये हर साल की जाती है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा कोलोनोस्कोपी ही है, ठीक। और उसके बाद फिर पेशेंट विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर ये हो रहा है कोलोरेक्टल कैंसर है तो 40 साल के एज में हम हर हाल में कर देंगे। और अगर उसको और पहले हो जा रहा है तो हम 10 साल पहले कर देंगे, ठीक है। मान लो उसको 40 साल में हो रहा है तो 40 साल से हम 10 साल कम कर देंगे, ठीक है, यानी 30 साल में ही हमको ये करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद फिर अगर IBD वाला पेशेंट है तो हम 8 साल बाद ये करेंगे, ठीक है। और एप्पल कोर हमको देखने को मिलेगा बेरियम एनीमा में। और CA ट्यूमर की बात की गई कि ये रिकरेंस को मॉनिटर करता है अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनिंग को नहीं। तो ये हमारा टॉपिक कोलोरेक्टल कैंसर का कंप्लीट हुआ।